पोर्टफोलियो मीन एंड वेरिएंस। पोर्टफोलियो मीन एंड वेरिएंस। तो मीन का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होता है? नहीं, वेटेड एवरेज नहीं, वेटेड WIXI, वेटेड एवरेज। हाँ, इक्वल वेटेड में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला ये होगा। और हाँ, अब वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, अगर सिर्फ डेटा सेट दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये माइनस वन। ये गलती तो करके आओगे, मुझे पता है, वो तो समझ रहे हो। हमेशा n-1 तो ये मीनिंग है कोई भूल जाता है। वो वेट हो गया ना, वेट ही होता है, वेट ही फ्रैक्शन है। वेट इज अ फ्रैक्शन। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं स्लो चलूंगा, कोई लॉजिक नहीं है। हाँ जी। इक्वल वेट में भी फ्रैक्शन टेक अकाउंट, बट वी डू नॉट कैलकुलेट अ फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन देयर? 1/n, 1/n। In equal weighted, each weight is equal to 1/n. Clear? Suppose you have two data set, तो 1/2, तो W क्या हो जाएगा? 0.5, W2 0.5। Clear? तो 0.5 will go here. Clear है? Now stock A। कितना रिटर्न आएगा? What is expected return of stock A? Previous 4-year returns are given here, 2648. What is expected return of 2021? 5. Clear? 5. The aim of past data set is a true predictor of next outcome, the expected line. The expected return of stock A is 5%. Clear? Clear है प्ले में बात है नहीं है? And what is the expected volatility of this stock? SX. SX is a best predictor rather than the sigma x. Sigma x best predictor नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाता है? बायस प्रिडिक्टर हो जाता है। तो अनबायस प्रिडिक्टर कौन है? SX बाई रूट ओवर n-1 वाला। ठीक है, तो मुझे सपोज कर लो इसका आ गया 2.3। आई विल से द पैरामीटर ऑफ स्टॉक ए इज 5% एंड 2.3%। ठीक है, उसी तरह स्टॉक बी का निकल जाएगा। क्लियर हो गया लॉजिक? हाउ यू गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक? फिर से बोलो, स्लो हो रहे हो तुम। SX इज अ सैंपल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जो भी निकल रहा है ये सिग्मा एक्स का निकल का आया। एक्सेस का 2.5 आएगा। ठीक है, थैंक यू। 2.5 आएगा। ठीक है, n-1 वाला। क्लियर? इन दोनों का स्टॉक बी भी होगा तो उसका भी कोरिलेशन निकाल लेंगे कैलसी से। ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक कहानी। अब आ जाओ, लिखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियरली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियरली ट्रांसफॉर्म डेटा।
ये पहले लिखो आप अपने हेडिंग में, मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियरली ट्रांसफॉर्म डेटा। लिख लिया मनीष जी आपने? पोर्टफोलियो वेरिएंस लिखी, उसके बाद हमने इसको जनरलाइज किया, फिर मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियरली ट्रांसफॉर्म डेटा। मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियरली ट्रांसफॉर्म डेटा एक्स एंड वाई। अब मैं कहानी क्रिएट करता हूँ, कहानी सुनना। कि मेरी मम्मी भी सेल्स का जॉब में है। सेल्स का जॉब में क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है, तो आपका पैसा जो मंथली इनकम होता है वो वैरी करता है। और मेरे पापा भी हैं, ठीक है, इनका X1 आया, X2 आया, X3 आया पास्ट, ठीक है, मे बी से 2017, ध्यान से सुनते जाना, 2018, 2019 एंड सो ऑन, दिस इज 2020। रात को मम्मी ने अपने 4 मंथ्स का एवरेज निकाल लिया कि मेरा जो एवरेज है एक्स बार है और स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा एक्स है। एस एक्स होगा लेकिन सिग्मा एक्स लेकर चल रहे हैं। पापा का भी Y1, Y2, Y3, Y4 है, और उन्होंने भी अपना रात को निकाल लिया कैलसी लेकर। ठीक है जी, सेंस आया? दीपिका आपको सेंस आ गया? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने देखा कि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं, लॉकडाउन ओपन हो गया, मैं घर से भाग जाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे घर में, क्या होता है इस केस में? मम्मी ने कहा कि मैं अपने सैलरी का 10% तुम्हें दे दूंगी, या पापा ने कहा कि मैं 5% दे दूंगा, तो मेरा पॉकेट मनी क्या बन गया फिर, बताओ? नहीं, ए ऑफ एक्स बार मिलेगा मुझे। अपने मम्मी ने कहा कि जो सैलरी आएगा उसका मैं 10% दूंगी, एवरेज ऑफ सैलरी का 10% हर महीने दूंगी नहीं। तो क्या होगा, A ऑफ X प्लस B ऑफ Y। हाँ, A ऑफ X प्लस B ऑफ Y। क्लियर? तो 2000, इस बेसिस पर 2017 का मेरा सैलरी क्या होगा? Z2, Z3 और Z4। गुड। अब मैंने रात में अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात किया कि मेरे ऐसे ऐसे सैलरीज आए हैं, मेरा पॉकेट मनी आया है, तो कहीं ट्रिप बनाते हैं। तो ट्रिप बनाने के लिए मुझे क्या निकालना होगा कि नेक्स्ट मंथ मेरा पॉकेट मनी क्या होगा, उसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी। तो आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज एक्सपेक्टेड जेड एंड सिग्मा जेड। सेंस आया कि नहीं आया? ठीक है, दिस इज, हाँ हाँ। तो यही उम्मीद है कि जो नेक्स्ट मंथ मेरा जो सैलरी होगा वो जेड बार होगा, पक्का। एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज द सैलरी दैट आई विल रिसीव ऑन दैट डे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज, मैंने मम्मी को कहा कि मेरा निकाल दो, तो बोला तुमसे कोई काम नहीं होता है। दिस इज पॉसिबल फॉर मी टू गेट जेड बार एंड सिग्मा जेड यूजिंग पेरेंट डेटा। एक्स बार सिग्मा एक्स और वाई बार सिग्मा वाई से जेड बार और सिग्मा जेड निकल सकता है। बताओ, तो मेरा काम है, तो निकालते हैं मीन ऑफ जेड। मेरा मीन क्या होगा बताओ? जेड ऑफ क्या, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइड बाई एन, राइट? जेड वन क्या था? जेड, हाँ, प्लस, प्लस, हाँ, by3/n। मम्मी के डेटा को एक साथ कर लो, पापा का डेटा को एक साथ कर लो, तब क्या होगा? एक सेंट तक जाएगा, प्लस बी ऑफ, हाँ, आप बाई एन भी कर सकते हैं। हाँ, ये नंबर क्या है?
अरे वाई बार। हाँ तो क्या हो गया मेरा, तो मैंने कुछ नहीं करना ना, मम्मी का देख लेना था। नालायक किसी तरह होते हैं। ए एक्स बार। हाँ तो जेड बार इज सिंपली ए एक्स बार प्लस बी वाई बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू ए टाइम एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार। क्लियर? सेंस आ गया? सबको आ गया मनीषी और सब जसकन, आपको समझ में आ गया? तो जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस बी वाई बार। तो हमने क्या किया कि मम्मी और पापा का डेटा से ही मैंने अपना जेड बार निकाल लिया। मुझे ज़्यादा अपने टोटल डेटा के साथ प्ले नहीं करना पड़ा, तो इजी हो गया फिर मेरे लिए। अब वेरिएंस की बात है तो वेरिएंस कैसे निकलेगा? क्या होगा वेरिएंस? वेरिएंस ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ जेड माइनस जेड बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसको मम्मी और पापा का डेटा में रख लो तो क्या होगा? ठीक है, जेड इज नॉर्मल जेड इज एक्स प्लस बी वाई माइनस एक्स बार प्लस बी वाई बार। मम्मी पापा को एक साथ कर लो तो क्या होगा? ठीक है जी। इंटरनल मैनिपुलेशन कर लिया हमने, डेटा को ए एक्स के फॉर्म में रख लिया। इसको ओपन कर दो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, बाई बाई एन। ठीक है, अब इन लोगों को समेसन 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 अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? समेसन अंदर जा सकता है नहीं? सबको अलग अलग समेसन कर सकते हैं कि एक साथ? यहाँ तो अंदर हो जाएगा ना समेसन? कर सकते हैं। चलो वेट करो एक सेकंड, यहाँ तक हो गया। इसको और दूसरे एंगल से देखो। इस डेटा को पिक करो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समेसन का मतलब होता है कि तुम्हें इतने बार लूप में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लूप में आपने 1 लिया तो क्या हो जाएगा? इंटरनल ए एक्स वन माइनस एक्स बार प्लस बी वाई माइनस वाई बार। इसका सारा कैलकुलेट करके वो स्टोर कर लेगा। फिर लूप 2 स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा? x2 y2 होगा, फिर वो कैलकुलेट करके रख लेगा। इस तरह हमारे पास n डेटा सेट आएंगे, सबको ऐड कर देना, उसका ही मतलब है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार प्लस बी वाई माइनस वाई बार। तो मैं इंडिविजुअली ऐड करके भी ऐड कर सकता हूँ, एक ही बात है कि नहीं आया? इसको ऐसे देखो कि मैं शॉपिंग में गया, दीपिका आप पे कर रहे हो, तो हमने शॉप नंबर 1 में गए, मैंने 40 रुपया खर्च किया, आपने 5 रुपया खर्च किया। शॉप नंबर 2 में गए, आपने मैंने 30 रुपया खर्च किया, आपने 8 रुपया किया। दिस इज एमी, दिस इज दीपिका। ठीक है, सेंस आया? तो अब प्रेम को मैंने कहा कैलकुलेट करो, तो प्रेम को कितने बार लूपिंग करना होगा? अगर इन इन नंबर ऑफ शॉपिंग किया है तो इट विल बी। ये बात समझ में आ रहा है? अमित का पहला शॉप में प्लस दीपिका पहला ऐड कर लो, रख लो, फिर सेकंड शॉप का करो, थर्ड शॉप का करो। तो ऐसा नहीं कर सकता है प्रेम कि पहले अमित का सारा ऐड कर लो और फिर दीपिका का सारा ऐड कर लो, फिर सब दोनों का ऐड कर दो। एक ही शॉप का एक बार में ऐड करना या अलग अलग ऐड करना, बात तो बराबर है ना? या फिर ऐसे ऐड कर लो सारे को। मिलेगा ना बस। हाँ तो मैंने बस मिलेगा, बस यही बोला कि मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है कि मैं मम्मी और पापा को। हाँ तो मैं मुझे सॉल्व करना है तो अलग अलग करेंगे तो जरा से सॉल्व होगा। फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं। हाँ, अमित का खर्च प्लस दीपिका का खर्च एक साथ नहीं करके अलग अलग कर रहे हैं, और तुम्हें जितने दुकान में गए सबको करना पड़ेगा। लाइक दैट वाई माइनस वाई बार स्क्वायर बाई एन प्लस 2ab एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एंड समेशन।
ये नंबर क्या है? फर्स्ट वन इज वेरिएंस, सेकेंड वन इज वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। हाँ, तो वेरिएंस ऑफ z, तो वेरिएंस ऑफ z इक्वल टू a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ z। हाँ, ए स्क्वायर बाहर आ जाए कोई, हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, ए स्क्वायर बाहर आ जाए। इसको आप ऐसे देखो, यहाँ पर आ जाओ कि हमेशा मैं 2 into 40 खर्च कर रहा हूँ, 2 into 30 खर्च कर रहा हूँ, तो व्हाट टू डू? 2 को पहले ऐसे नहीं कर सकते हो आप, जस्ट लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना, पहले इंटरनल ऐड कर लो, समझ रहे हो बात? तो यू आर मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर विद ईच डेटा, तो वाई टू मल्टीप्लाई एवरी टाइम? टेक इट आउट, ऐड कर लो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, टेक दिस नंबर आउट, और जो इंटरनल बचेगा दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है जी। नो नो, इट इज फॉर्मूला ऑफ जेड। मैं आ रहा हूँ, उस पे आऊंगा, पहले फॉर्मूला जो भी कर रहे थे, हाँ ये लिख लिया आपने, सबने लिख लिया। इसको मैं रिपीट करूंगा, जो जो प्रूफ किया है जस्ट कर, इसको याद ही रखना है लाइफ लॉन्ग। आगे चल के हमें एक्सेल यूज करना होगा और यहाँ पर भी सिर्फ फॉर्मूला यूज करना होगा, तो प्रूफ पार्ट मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दे दिया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। चलें आगे। ये जो जेड है ये कैसे बना है प्रेम? हम्म, no, no, don't talk about form. I'm just asking about data. I'm just asking about data. How data Z is created? By adding two data set. Without changing its number. So I will say Z is a linear combination of x and y. You're not doing ax square plus by. So Z is a linear combination of x and y. That's what we are talking about. How to get mean and variance of linearly transformed data. ठीक है, तो Z is a linear transformation of two data set x and y. In general, Z is a linear transformation of two data sets x and y. Clear? So Z is called linear transformation of x and y. If you do this like this, ax square plus by, then it is not a linear transformation of x and y. That is square आ गया ना, linear transformation. चलिए आगे। लिखो, नोटेशन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है। नोटेशन ऑफ डेटा, डेटा का नोट जो उसका मीनिंग क्या होता है, नोटेशन ऑफ डेटा लिख लिया। चलिए आगे। चलिए पहले में बताइए एक्स क्या है? नहीं, पॉपुलेशन नहीं है, एक्स डेटा सेट है। हाउ यू नो इट इज पॉपुलेशन? एक्स ये डेटा सेट। तो इफ आई से x1 means the first member of data set x, x2 means second member of data set x. So x is representing the entire set and x1 x2 x3 are is individual members. ये समझ में आ रहा है? What is the notation of xi? It means data set x का ith member.
x4 means data set x का fourth member. In the same sense, y represent a data set is an array. Clear? Now if I write z is equal to ax plus by, इसका मतलब क्या है? What is z1? हाँ जी. और अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मैंने ऐसा नोटेशन लिखा, इसका मतलब है nth data of z is equal to a times nth data of x plus b time n minus 1th data of data set y. नहीं, अगर ऐसा तुम्हारी सैलरी ऐसा मिलना है कि इस मंथ का तुम्हारा आवर्स वर्क और उस मंथ का इंसेंटिव, तब इसी तरह होगा ना कि पिछला मंथ का कोई डेटा और इस मंथ का डेटा मिलकर इस मंथ का फाइनल डेटा बनेगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2 इन दिस नोटेशन? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नोटेशन, कि हाउ टू यूज अ नोटेशन. हाँ, ठीक है जी. अब एक डेटा सेट और है. इस जैसे नोटेशन, नोटेशन मतलब है कि इसको आपको इंटरप्रेट मीनिंग क्या होता है. ठीक है, मैंने थम्स अप किया तो थम्स अप आप सेंस समझ लेते हो ना कि इसका मीनिंग क्या. नोटेशन है ना, एक साइन है, सिग्नल है, तो उससे आपको, हाँ तो सिग्नल है, एक साइन है, तो मैथमेटिशियन समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है. अब आप इंग्लिश में उसको उतना एक्सप्लेन करो, उससे अच्छा आपने ऐसा लिख दिया तो समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है. एनीवे, 222222 ऐसा डेटा सेट है जिसका नामकरण क्या किया जाए. हाँ तो क्या लिखे ऊपर, किस, अगर पेन ड्राइव में डेटा सेट है तो पेन ड्राइव के ऊपर क्या लगाए, कौन सा स्टिकर सेट करें. हाँ, नहीं, आई 2 to the power n नहीं, मुझे इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करना है कि इस डेटा सेट के अंदर सिर्फ 2222 है n टाइम. इस डेटा सेट को अपने पेन ड्राइव में कैसे नोटेशन करेंगे. ये डेटा सेट 2 का क्या, सिर्फ 2 लिखेंगे. 2n तो अंडरस्टूड है कि n डेटा होगा इसमें, तो कांस्टेंट डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट नंबर इटसेल्फ. ठीक है, द कांस्टेंट डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट नंबर इटसेल्फ एंड वेरिएबल डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी नंबर x y z. ठीक, ठीक है जी बच्चे, समझ में आ गया. एक क्वेश्चन और करते हैं नोटेशन के बेसिस पर ही. मेरा सैलरी ऐसे बनेगा. क्लियर. Z3 क्या होगा. जी बता दो, हम सिर्फ निकालना नहीं है, बस लिखवा दो मुझे मैथमेटिक्स करने. एक्स बार कौन बोला, एक्स एक्स बार कहाँ से आ गया भाई बच्चे, एक्स बार कहाँ है. ये तो एक्स बार करोगे तो कभी नहीं सीखोगे. मैं इंडिविजुअल डेटा की बात कर रहा हूँ, तुम हाँ, हाँ माइनस. हम्म, हाँ जी. अगर मैंने जेड बार बोल दिया इसका मतलब क्या है कि Z1 Z2 Z3 Z4. तो तुमने Z3 नहीं देखा, लेकिन जेड के ऊपर कैप देख लिया. नहीं, हाँ जी, कोई नहीं, गुड. तो बस समझो कि हाँ, हाँ, मैंने इतना कंट्रोवर्सी इसलिए कर दिया ना कि अब याद रखो. ठीक है, तो अब जेथ डेटा की बात होगी उसका मीनिंग अलग है, और जेड बार की बात होगी तो ओवरऑल एवरेज की बात हो रही है. क्लियर. हाँ, सेंस आ गया. दिस इज हाउ डेटा इज डिनोटेड. अब चलो फिर से लिखो मीन एंड वेरिएंस नोटेशन.
3 नोटेशन है भाई मेरे, 1 2। अगर बुक पढ़ोगे तुम 2 नोटेशन तक ही रहोगे। तो फर्स्ट नोटेशन का क्या मतलब है प्रेम जी, ये बताओ। हाँ, यू राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कंसंट्रेशन, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, अब फर्स्ट नोटेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट 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 फ्रॉम फर्स्ट 1 टू 3, फर्स्ट वो टॉप से होगा, डाउन से क्यों देख रहे हो? ये तो मैं अपने रिजल्ट देखा करता था कि नीचे से देख लो। ये तो मैं अपना रिजल्ट देखता था स्कूल में, नीचे से देख लो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, फर्स्ट नोटेशन का क्या मीनिंग है? हाँ हाँ, लीनियर समेशन का फिर मतलब है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेटा सेट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेटा सेट एक्स एंड वाई, क्लियर? एंड व्हाट इज यूज ऑफ दैट? if someone asks me to calculate an individual member of Z, I can do that by picking individual member of corresponding individual member of X and Y. If someone asks you to calculate Z5, then it will be simply AX5 plus BY5, right? Is it clear or not? Hmm? क्लियर या नहीं है? तो जेड के साथ कितने कितने डेटा इंक्लूडेड है, इसमें इन्वॉल्व है? अगर एन डेटा के साथ कर रहे हैं तो एन डेटा इन्वॉल्व है इसमें, इसमें भी एन डेटा इन्वॉल्व है, इसमें भी एन डेटा इन्वॉल्व है। सेंस आ रहा है? पूरा डेटा सेट है, और जेड बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पूरे डेटा सेट का एवरेज। जेड बार इंडिकेटिंग टू थिंग, द एवरेज ऑफ इंटायर डेटा सेट ऑफ वन, तो इंटायर डेटा सेट ऑफ वन इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस बी वाई बार। क्लियर है बात? और जेड बार किसको इंडिकेट कर रहा है? नेक्स्ट आउटकम की प्रेडिक्शन। ये भी क्लियर है? तो इस तरह है, एक्स बहुत सारे होंगे, वाई बहुत सारे होंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ये भी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर जेड बार आएगा द एवरेज ऑफ इंटायर डेटा सेट, एंड सिग्मा जेड इज द वेरिएबिलिटी ऑफ दिस डेटा सेट। क्लियर? तो वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा सेट जेड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग variability of sigma x and variability of sigma y, and average of data set z can be calculated using x bar and y bar using formula 2 and 3। सेंस आ गया? चलें आगे। आ गया मनीषी और दीपिका, जसकरण, एक बार और देखते हैं। तो ये मेरा था। अब क्वेश्चन है कि मुझे पिकनिक पर जाना है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है बताओ, क्या होगा एक्सपेक्टेशन? कैसे निकाला आपने? यू कैन यूज, इसको भी यूज कर सकते हो आप, इसको भी यूज कर सकते हो आप इसके एवरेज निकालने का, या फिर इसके हेल्प से डायरेक्ट निकाल लोगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 20। क्लियर? 20 होगा। लेकिन एक्चुअली मम्मी का उस दिन का सैलरी 12 रुपए का आया और पापा का 3 रुपए का आया, तो मेरा जेड 1 2 3 4, जेड 5 क्या होगा? 20 या कुछ और? प्रेम ये बताओ आप, कि मैंने रात को
मैंने रात को ये डिसाइड कर रहा हूँ कि कल का रिटर्न क्या आएगा मेरा, तो कल का रिटर्न 20 आएगा, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर है? लेकिन मम्मी का जो एक्चुअल सैलरी आया नेक्स्ट डे वो 12 का आया, पापा का 3 का आया, तो मेरा एक्चुअल सैलरी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बताओ, कोई मनीषी कोई बताओ, इस चीज समझना इंपॉर्टेंट है। हम्म? हाँ जी। 30 कहाँ से आ गया, और बढ़ा दिया तुमने। 15 होगा, एक्सपेक्टेशन था रात में ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट, बट एक्चुअल रियलाइज डेटा सेट इज 12 एंड 3, तो एक्चुअल जेट फाइट तो 15 ही होगा ना फिर। हद हो गई ये तो। हाँ, जेड ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मूला एक्स प्लस वाई। मम्मी का सैलरी 12 आया, पापा का 3 आया, तो एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है, एक्चुअल तो 15 ही होगा ना। यू वे एक्सपेक्टिंग 20 बट एक्चुअल रियलाइजेशन इज 15। क्लियर? टू एक्चुअल रियलाइज, ये सबको क्लियर है? दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, दिस इज 20 is what we are expecting before the realization of outcome, but actual realization of x is 12 and actual realization of y is 3, then actual value of z will be 15। क्लियर? ये बात आपको याद रखना है। ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो वो नॉर्मल डेटा सेट में लो ना 2468, एक्सपेक्टेशन 5 का है, एक्चुअल में तो 9 भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा आइडिया। आगे चले। आ गया प्रेम यहाँ तक बात कि नहीं आया? आगे चले। हाँ जी। अब मैंने क्या किया कि मेरे मम्मी पापा से तो पैसे ले लिए, अब मैंने सोचा कि अपने बड़े भाई से भी लिया जाए, सिस्टर से भी लिया जाए। तो मैं ऐसे ऐसे कितने लोगों से पैसे ले सकता हूँ? तो मेरी छोटी सिस्टर ने बोला कि आप मैक्सिमम 26 बच्चे से ही या लोग से ही पैसे ले सकते हो, क्योंकि आप एक्स वाई जे करोगे तो 26 अल्फाबेट ही है, तो उसके आगे का हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। जैसे था ना जेड इजकल टू एक्स प्लस बी वाई, तो एट मैक्स यू कैन डू अप टू 26, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे? तो हाउ टू, उसका नोटेशन क्या रखेंगे फिर? मम्मी के डेटा सेट के, पापा के डेटा सेट के, उसको हाउ टू, हाउ विल यू अप्लाई द नोटेशन, कैसे नोटेशन अप्लाई होगा? तो आपको लग रहा है कि डेटा सेट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो जे इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट, तो मैं नोटेशन बदलूंगा। तो मैं इंडिविजुअल एक्स वाई अप्लाई नहीं करके मैं अप्लाई करूंगा ये, चाहे A2 XY, सॉरी, W1 X1 plus W2 X2 and so on, Wn Xn, now I can include anyone here, infinite number of. So if you have large, there is a linear combination of large number of data sets, then our notation will be x1 x2 x3, where x1 x2 x3 are representing individual data set। Clear? तो what is the formula of z, z bar क्या होगा प्रेम? एंड सिग्मा जेड, सिग्मा स्क्वायर जेड क्या? नहीं, वेटेड वेट क्यों ला रहे हो? मैं वेटेड वेट ला ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि W इज अ पोर्शन ऑफ सैलरी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय माय मदर, W2 इज अ पोर्शन ऑफ सैलरी कॉन्ट्रीब्यूटेड। हाँ 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 हाँ
हाँ पोर्शन ऑफ डेटा, हाँ सम कांस्टेंट, हाँ ठीक है दैट्स पे। सिग्मा स्क्वायर जेड क्या होगा, एनी आइडिया? देखो देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर मैं रिपीट करूंगा, डरो नहीं। क्या देखो होता है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मेशन है, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए स्क्वायर हो रहा है वहाँ वेरिएंस बन रहा है, जहाँ बी स्क्वायर हो रहा है वेरिएंस बन रहा है, जहाँ ए बी का कंपोनेंट आ रहा है तो कोवेरिएंस आ रहा है। यहाँ क्या होगा, W1 स्क्वायर, हाँ क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, हाँ एंड सो ऑन, राइट? हाँ 2 W1 W2 कोवेरिएंस 1 2, हाँ W2 W1 W3 ले लिया प्लस, नोट कर लो, इसे हम लोग एक्सपेंड करते चले जाएंगे। नहीं इसको बस इसके बाद लेते हैं, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10:15 में छोड़ देंगे। नोट कर लिया? हम्म, लिखो पोर्टफोलियो मीन एंड वेरिएंस ऑफ एन एसेट पोर्टफोलियो, एन एसेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ एन एसेट पोर्टफोलियो। रिपीट कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा ये? अगर एन एसेट होगा तो W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, एन टाइम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पेयर वाइज टर्म्स आएंगे, W1 W2 कोवेरिएंस 1 2 प्लस 2 W1 W3 कोवेरिएंस 1 3, ठीक है? ये कितने टर्म्स होंगे प्रतिष्ठा बताओ, चाहे मनीषी ये बताओ मैथमेटिशियंस, ये कितने टर्म्स होंगे? ये तो इन टर्म्स हो गया, नीचे वाला कितना टर्म्स होगा? नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपने पढ़ लिया है ना प्रोबेबिलिटी, आप क्या कर रहे हो, NC2 होगा, एट ए टाइम कितना पिक कर रहे हो आप, 2, यू आर पिकिंग 2 एट ए टाइम आउट ऑफ n, दिस इज NC2, और क्विक फॉर्मूला इज n into n minus 1/2, NC2 होगा ना, एट ए टाइम 2 पिक कर रहे हो ना, 1 2 1 3, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, ऑल कॉम्बिनेशन विल अपीयर हियर, all possible combination will appear in the formula, it's a 2 at a time, ये बात लिख लो, हाँ ये बात लिख लो। इसको ये लोग पोर्टफोलियो वेरिएंस बोलेंगे, तो पोर्टफोलियो वेरिएंस हैज 2 टर्म, वन टर्म इज कॉल्ड स्क्वायर टर्म एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कोवेरिएंस टर्म, इसको हम लोग कोवेरिएंस टर्म बोलेंगे। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस हैज 2 टर्म, स्क्वायर टर्म n होगा और कोवेरिएंस टर्म इज इक्वल टू n into n minus 1/2। Portfolio variance has 2 term, square term equal to n and covariance term is equal to n into n minus 1/2 terms.
हो गया। यहाँ से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं, ठीक है जी। हाँ तो तुमने कहा था कि 2 दिन में मैं कर लूंगी, पिछले हफ्ता तुमने बोला था। चलो चलो, प्रतिष्ठा समझ में आ गया कि मीन ऑफ जेड हैज n टर्म, कोवेरियंस ऑफ जेड हैज n स्क्वायर टर्म एंड, हाँ जी, n इंटू n माइनस 1/2। हाँ जी, चलो आगे। इम्पोर्टेंट। दीपिका और प्रेम आप हो, फिर मुझसे रिपीट कर मुझसे। तो मैं कह रहा था कि चलो देखते हैं, इसी से पता चलेगा। अब आ जाओ, सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड फॉर पोर्टफोलियो सेटअप। तो वहां पर क्या आ जाएगा, इन इन केस ऑफ पोर्टफोलियो, इफ यू अप्लाई द सेम फ्रेमवर्क इन अ पोर्टफोलियो केस, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा। देखो, मम्मी के केस में, पापा के केस में नॉन नेसेसरली ए प्लस बी को 1 होना जरूरी था। मम्मी 10% दे रही थी, पापा 5% दे रहे थे। बट इन पोर्टफोलियो सेटअप, summation of all constant must be 1, because W represent the fraction of money invested in particular stock. In portfolio setup, W1 1 हो जाएगा, summation of W1 1 हो जाएगा। This is also called constraint. डेटा सेट में constraint आ जाएगा, right? In portfolio setup, summation of WI have to be 1. सेंस आ गया, रेस्ट फॉर्मेट हो रहेगा। किसी को डाउट इसमें? where WI represent where WI represents fraction of money invested in stock 1. स्टॉक आई, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले भाई बच्चे, लिख लिया दीपिका आपने? हाँ लिख लिया ना, तो अब करो। नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, इनपुट रिक्वायर करके कॉन्सेप्ट लिखो। इसका क्या मतलब है, मैं बाद में। ठीक है प्रेम, आपने मुझे कहा कि मेरे पास 10 स्टॉक पोर्टफोलियो है, इसका मुझे एनालाइज कर दो। तो मुझे इनपुट्स क्या क्या चाहिए होगा, और ऐसे सोच के आओ कि फ्री का इनपुट्स नहीं है तो कि गूगल कर लिया आपने। आपको एवरी इनपुट इज प्राइस्ड, यू हैव टू पे सम डॉलर अमाउंट टू बाय वन इनपुट। तो 10 स्टॉक पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए मुझे क्या चाहिए? नहीं, स्टॉक प्राइस नहीं चाहिए, एनालाइज करना है मुझे। How that is decided? How from that, you are starting from very beginning. Suppose 10 stock has been decided and how much, हाँ नहीं रिटर्न नहीं। अब मैं थोड़ा सा नॉन सेक्युलर एग्जांपल देता हूँ आपको
कि मुझे फ्रेंडशिप करना है, तो मैं क्या करूँगा? जब ब्रॉडली मुझे किसी मेल से फ्रेंडशिप करना है, तो मैं ब्रॉडली क्या देखूंगा? कि उसका लुक्स क्या है और उसका अर्निंग क्या है, दो ही चीज देखेंगे ना। सेंस आ रहा है? उसके बाद ही बात आगे होगी। तो स्टॉक में आप दो चीज क्या पिक करोगे उसका? हाँ, उसका दो चीज क्या? तुम एक्टिव नहीं हो, तुम्हारा तो कहानी खत्म है। जस्ट कर। दो चीज आप क्या पिक करोगे? हाँ, सिग्मा रिटर्न एंड एवरेज रिटर्न एंड सिग्मा, ये मुझे उसके बारे में एक ब्रॉड आइडिया दे देगा कि स्टॉक कैसा है। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? For crude analysis, if I know the expected return of stock I and volatility of stock, then we have some idea about the stock analysis। वहीं से स्टार्ट होगा ना। रिटर्न्स एनालिसिस, रिटर्न कौन सा रिटर्न? तो वेग स्टेटमेंट हो गया, रिटर्न ऑफ 2001 2002 एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है जी बच्चे, कि नहीं आया सेंस? एनीवे, तो फिर 10 स्टॉक पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए मुझे क्या निकालना है? एनालिसिस करके मुझे क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेड सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो, ही दो चीज निकालना होगा ना। कि नहीं आई समझ में बात? अगर मैंने पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया, तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि नेक्स्ट ईयर जो रिटर्न होगा वो प्लस माइनस सिग्मा पी होगा। मुझे एनालिसिस में तो यहीं तक पहुंचना है ना। क्लियर? तो 10 स्टॉक के लिए मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक कितना चाहिए? हाउ मेनी मीन आई रिक्वायर? बताओ दीपिका, कैसे? W1 R1 प्लस W1 R2 बार, तो यू रिक्वायर 10 मीन्स। फॉर्मूला 1 है ना, ये वाला फॉर्मूला। W1, हाँ 10, हाँ 10 मीन। और सिग्मा के लिए, सिग्मा पी के लिए क्या क्या चाहिए? 10 स्टॉक में जो सिग्मा का जो तुम्हारा फॉर्मूला होगा, उसमें क्या क्या टर्म्स होंगे? 10 स्क्वायर टर्म होगा, और एंड 45, हाँ n इंटू एन माइनस 1 या 10C2 कर लो, एक ही बात है। तो 10 स्क्वायर टर्म के लिए कितने इनपुट्स चाहिए मुझे? क्या क्या खरीद के लाऊं बताओ? 10 क्या चाहिए होगा तुम्हें? हाँ जी, वोलेटिलिटी, हाँ स्टैंडर्डाइजेशन बोलो, वोलेटिलिटी बोलो, हाँ 10 सिग्मा चाहिए होगा। और 45 क्या चाहिए होगा? तो घर पर निकाल लोगे या बाजार से खरीद के लाना है? बाहर से क्या खरीद के लाना होगा मुझे इसके लिए, ये बताओ। हाँ जैसे बोलो ना, तो कोविडेंस खरीद के लाना हो, तो 45 कोविडेंस टर्म चाहिए मुझे, राइट? तो टोटल आइटम कितना हो गया? 45 प्लस 10, 55 प्लस 65। क्लियर? 65। हाँ, तो यू हैव टू बाई 65 इनपुट्स टू एनालाइज 10 स्टॉक पोर्टफोलियो। क्लियर? You have to buy 65 inputs to analyze 10 stock portfolio, and you will fill all those data in your formula to get RP and sigma p। प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपको ये माइंड में रखना होगा। ये जो 65 इनपुट्स जो मैं परचेज करके लाया, वो एग्जैक्ट होगा या अप्रोक्सीमेट होगा? अप्रोक्सीमेट होगा। किसी ने तुमने 10 डेटा सेट का एवरेज ले लिया है, कहीं कुछ किया है, तो यू आर प्लेइंग विद 65 अप्रोक्सीमेट इनपुट। तो यू मस्ट कीप इन माइंड दैट जो आउटपुट आएगा आपका, वो भी अप्रोक्सीमेट होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये जो आरपी और सिग्मा पे निकल के आएगा, ये काफी क्रूड होगा, और इस पर आपको ब्लाइंडली फेट नहीं करना है। तो ये पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स को। क्लियर? सेंस आया बात कि नहीं आया? तो ये जो आरपी और सिग्मा पे निकलेगा, वो काफी एक्यूरेट नहीं होता है। यू आर प्लेइंग विद 65 इनपुट्स, और 65 इनपुट्स का भी इंटरनल कंपाउंडिंग हो जाएगा, तो रिजल्ट जो होगा वो काफी वेग होगा फिर। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कितना इनपुट चाहिए। तो यू आर प्लेइंग विद 10 स्टॉक पोर्टफोलियो, देन रिक्वायर 65 इनपुट। बेसिकली एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर के पास अराउंड 100 स्टॉक्स होता है, तो अंडरस्टैंड कि कितने सारे इनपुट के साथ वो काम कर रहा होता है। क्लियर? तो ये इनपुट रिक्वायरमेंट का सेंस यहाँ पढ़ाया जाता है आपको। क्लियर?
पक्का? आ गया इनपुट रिक्वायरमेंट? चलिए आगे। कल एक इस, हाँ चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बस हो गया, मैंने सीख लिया, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ जी, फार्मूला बताइए। जेड इज इक्वल टू W1, हाँ 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 ठीक ठीक, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं इस फॉर्म में आ गया। W2 R2 बार W3 R3 बार, 3 का ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, सिग्मा सिग्मा जेड क्या होगा? नो नो, ये गलत हो गया। व्हाट इज योर ओरिजिनल डेटा सेट? डेटा सेट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू W1 R1 प्लस W2 R2 प्लस W3 R3, राइट? एक्चुअल डेटा दोगे, डेटा आएगा। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ दिस डेटा सेट, then use the mean of corresponding data set. When you are calculating sigma of data set, use the sigma property of individual data set. सेंस आया? R नहीं होगा। When you are calculating sigma, then sigma will be calculated using sigma of individual data, and return will be, average return will be calculated using average return of the data. तो यहाँ sigma 1 स्क्वायर होगा। आ गया अपने में बात कि नहीं आया? हाँ, नहीं नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। When you are calculating sigma, then use sigma. When you are calculating mean, then use mean. Sigma cannot be calculated using mean square. प्लस 2W1 W2, आगे क्या होगा दीपिका? देखो, कोवेरियंस इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ, कोवेरियंस स्केल बाय सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो होता है, तो रो के टर्म में लिख सकते हैं, रो रो 1 2, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, तो हाँ ये हो गया हमारा, इसके फॉर्म में लिखना, कैसे भी कर लो। 2W1 W3 रो 1 3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 प्लस 2W1 W2 W3 रो 2 3 सिग्मा 2 सिग्मा 3। तो दो फॉर्मेट है, एक कोरिलेशन के फॉर्मेट में और दूसरा कोवेरियंस के फॉर्मेट में। कॉन्सेप्ट वही है, दिस इज योर सिग्मा। लिख लो इसको, लिख दिया। हाँ मैं दो क्वेश्चन कर, हाँ जी, मैं 11 बजे छोड़ दूंगा, हो जाएगा मेरा। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, हाँ वेट कर रहा हूँ। तुम और गलतियां कर देते हो तो ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा कंसेशन से किया करो कोशिश। और भाई जितने ऑनलाइन है तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो ना, व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है कुछ करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। कभी ये स्पेशल डे नहीं आएगा कि उस दिन तुम पढ़ाई करोगे, इसी में करना है। समझ, रात में एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर, प्रैक्टिस में रहोगे ना। और तुमने जहाँ गलती कर दिया ना, तो उसका तुम्हारे मन में जो शौक होगा या जो लगेगा 200 लोगों के बीच गलत किया, वो एग्जाम की तरह ही होगा, तो बार बार तुम मॉडिफाई होते चले जाओगे। स्पेशल डे नहीं आएगा कि मैं अगस्त में या सितंबर में स्पेशली पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, कभी नहीं होता। हो गया जी, प्रेम लिख लिया आपने? एक क्वेश्चन करो। ठीक है जी, क्या होगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड बार? नहीं नहीं गलती, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक बोल रहे हो आप। हाँ, ये तो सिग्मा ऊपर से बार, सिग्मा अपने आप में बार है।
बताओ भाई प्रतिष्ठा, बताओ फॉर्मूला क्या है? मीन ऑफ जेड इक्वल टू मीन ऑफ इंडिविजुअल डेटा सेट, तो क्या हो जाएगा? प्लस, हाँ, व्हाट इज W1 here? W1 here is 1 and W2 here is -2, सिंपल। हाँ, हो गया। और सिग्मा स्क्वायर जेड क्या होगा? W1 स्क्वायर, व्हाट इज W1? 1। हाँ, 1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है, सिग्मा 2 स्क्वायर -2 प्लस, हाँ +2, ठीक है जी, आ गया। किसको नहीं आया भाई पूछ लो। फॉर्मूला मैंने वही अप्लाई किया है यहाँ पर, नॉर्मल फॉर्मेट में सेट कर लिया। नॉर्मल फॉर्मेट इज W1 x1 प्लस W2 x2, तो जनरल फॉर्मेट के बेसिस पर W1 is 1 and W2 is -2। आ गया मनीष जी आपको कि नहीं आया? चले आगे, चलिए। एक पोर्टफोलियो है विच कंसिस्ट ऑफ return of a portfolio. Portfolio consists of 50% of money is invested in Infosys stock and 50% of money is invested in FD. What is the expected return of Z? निकलेगा? चाहे इसकी जगह आप भी लिख सकते हो, R stock and R FD। हाँ कोई बात नहीं, इसको बॉन्ड कर लो, ये ज़्यादा। 50% money is invested in stock and 50% money invested in bond. What is Z bar of my portfolio? क्या होगा? हाँ जी बार, हाँ हाँ बार, हाँ। और सिग्मा ऑफ Z, द वेरिएंस ऑफ Z इनटू, हाँ जी बिल्कुल ठीक, प्लस और जीरो होगा, जीरो होगा, कांस्टेंट होता है वो तो। रोज जीरो होगा, रोज जीरो होगा, क्योंकि स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट हो बॉन्ड से तो कांस्टेंट मिलेगा, तो दे नो को मूवमेंट बिटवीन रिटर्न ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड। ये तो ठीक है। हाँ जी बताओ। जनरली हाँ, रिस्क नहीं, मैं रिस्क भी नहीं बोला, उसका रिटर्न कांस्टेंट होगा, उसका रिटर्न कांस्टेंट होगा 2468 एंड, हाँ तो मीन क्या होगा इसका? मीन 2 होगा, तो और इसका 5 होगा, तो डीएक्स क्या होगा? माइनस माइनस वन माइनस व्हाट होगा? -1 -313। और डीवाई क्या होगा? 2 - 2 0। तो सिग्मा ऑफ वाई जीरो हो जाएगा, और उसका कोवेरियंस मिलाओगे तो डीएक्स डीवाई करो तो भी जीरो हो जाएगा, तो कोरिलेशन भी जीरो होगा। तो when you are coupling risk free asset with a risky asset, and covariance will be zero and sigma of risk free asset will be zero. This is basic idea। ठीक है जी, आ गया।
हम्म, प्रेम आ गया कि नहीं आया? पक्का? गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं फाइनल, कि हमने स्टॉक ए का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया हुआ है 5, 7, 3, 12, 15 एंड 17, एंड स्टॉक बी का दिया हुआ है 20, 15। एक कल किसी ने पूछा था ग्रुप में, ठीक है, 70% मनी विल गो टू ए एंड 30% मनी विल गो टू बी। पोर्टफोलियो में हमने सिर्फ यही पढ़ना है कि हाउ मच वेट वी हैव टू असाइन टू ए and how much weight we have to assign to B for optimizing my portfolio. That we will study in portfolio. But assume here we are investing 70% in A and 30% in B. It's my policy decision. ठीक है? तो what is the expected return of my portfolio and what is the expected volatility of my portfolio? निकलेगा? कैसे निकलेगा? और क्या चाहिए होगा? पहले तो जो मार्क, देखो ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, पिज्जा भी बन जाएगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो पहले लाना पड़ेगा ना। पहले इंग्रेडिएंट्स तो तैयार कर लो। फ्रेमवर्क क्या है खाना बनाने का? इनपुट्स पहले तैयार कर लो, हाँ, फिर ना तुम बनाओगे। तो सारे इनपुट्स, तो कितने इनपुट्स चाहिए मुझे बताओ? मीन कितना चाहिए होगा? 6 मीन? हाँ, तो ऐसे बोलो। और वेरिएंस निकालने के लिए या सिग्मा निकालने के लिए कितने इनपुट चाहिए होंगे? अरे यार कितने चाहिए होंगे, तुम ओपन जल्दी बताओ मार्केट में, हाँ। क्या लाना है बताओ ना। 2 सिग्मा चाहिए होगा, 2 सिग्मा चाहिए होगा, और एक कोरिलेशन चाहिए होगा। हम्म, हाँ जी, लिख लो। कैल्सी यूज करो, कैल्सी से चारों इनपुट को पिक करेंगे। घर पर ही मसाला बनाते हैं, ठीक है। तो पहले कैल्सी में जाओ और नंबर फिट करो। नहीं डियर, नो नो, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा। आई नीड 2 स्क्वायर टर्म एंड, हाँ, 2 सिग्मा एंड 1 एंड कोरिलेशन टर्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड। अब कैल्सी यूज करो और ये चारों 5 इनपुट्स, राइट, 2 to 4 और 5 इनपुट्स वहां से पिक करो। तुम मैनुअली नहीं निकाल सकते 5 में, हाफ एन आवर लग जाएगा। निकलेगा बच्चे? सेकेंड 7, सेकेंड क्लियर, now feed corresponding A and B data, 1, 2, 3, 4, 5, 6 data। कोई भी कर ले कि मैं दिखाऊं? चलो इसके बाद क्या, जो मोबाइल से कर रहा है खुल रहा है, कोई बात नहीं, कोई कर लेगा, कोई इशू नहीं है। आगे डेटा बताओ, क्या क्या मीन कितना आया, x1 x2। हम्म, बताओ। कंप्यूट क्या, कंप्यूट कहाँ से आ गया? डाउन जाते जाना है आपने, पहले सेकेंड 8 में पहुंचोगे। हाँ, पहले सेकेंड 7 में जाकर डेटा सारा फिट कर लो, फिर सेकेंड 8 में जाओ। हाँ, फिर सेकेंड 8 में जाओगे तो हाँ, 1 1 मूव करते रहो। हाँ जी, R1 बार कितना है?
9.83%, ठीक है। R2 SX लेना है या मुझे मुझे सिग्मा एक्स लेना है? SX लेंगे, SX लेंगे, SX लेंगे, हमेशा पोर्टफोलियो वेरिएंस लेंगे, सैंपल वेरिएंस लेंगे, SX लेंगे। हाँ, कितना आया? हाँ चलो 6। और R2 YY, और यहाँ S2 XY हो। हाँ जी, आयन कोरिलेशन के लिए पहुंच जाओ R। सैंपल कोरिलेशन निकालना है तो पहुंचो, मुझे और कोई ए भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। R कितना है दोनों के बीच? ठीक है जी, कोई बात नहीं। तुम्हारा तुमने 2 डेटा सेट पर, तुमने 2 डेसिमल पर सेट कर रखा है पहले दिन से। हाँ तो 4 में कर लो। एनीवे, नाउ अप्लाई आरपी। क्या होगा पोर्टफोलियो का वेरिएंस? क्या होगा? 70% इंटू 9.83 प्लस 30% इंटू, अरे बच्चे ऐसे कैसे होगा? आरपी निकालने में इसको आया था तो हुआ, एग्जाम में तो गलती करके आ जाओगे। हाँ जी, व्हेन यू आर प्लेइंग विद आरपी स्टे इन आरपी। ये गलती नहीं करना। हाँ हाँ, ये तो फिर तो फॉर्मूला याद कर लेता तो वही गलती, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं था फिर 6 घंटा। हाँ एनीवे, गलती नहीं होगा इसीलिए मैं नोट कर देता हूँ। कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लो। तुम्हारा परफॉर्मेंस तो बढ़ता जा रहा है जसकन, क्या बात है? हाँ? नहीं सही है। हाँ, नहीं आई मीन इट। 38, 38 तो कभी नहीं आएगा क्योंकि 9.83 और 10 पॉइंट के बीच ही रहेगा। हाँ 0.3 मेरे में, हाँ हाँ, चलो 0.3, सॉरी मैंने डॉट नहीं लगाया था ठीक से। इट विल अराउंड 10%। हाँ 10% अराउंड, हाँ 9.98, ठीक है। 10% हो गया जो हट पर 9.98। और सिग्मा पी क्या होगा? देखो 0.7 स्क्वायर इंटू, जीरो है, प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, नेगेटिव में है। इतना डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। हम्म, हम्म। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। लेकिन होता है क्या कि अब इजी है तो कर लेते हैं, लेकिन जब तुम स्पेसिफिकली पूछोगे तब मैं फिर एसएक्स यूज करने लगूंगा। ठीक है, हमेशा सैंपल का निकालना है, सैंपल डेटा सेट अवेलेबल होता है। नहीं, नोटेशन में जब अभी मैंने सिग्मा लिख दिया तो कहीं भी नोटेशन सिग्मा ही चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो फिर तुम एसएक्स बोल देते हो। ठीक। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि जब 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 तुम नोटेशन यूज करोगे तो मैं एस एस का सिग्मा ही यूज करूंगा, एस एक्स वर्ड यूज नहीं करूंगा। लेकिन उसका मीनिंग, हाँ वो होगा एस एक्स। हाँ वो होगा ऐसे, जैसे अभी मैंने सिग्मा पी लिख दिया लेकिन है एक्स पी, समझ रहे हो? हाँ सैंपल का। ये कैलकुलेट हो जाएगा 0.5 से स्क्वायर इंटू 0.7 स्क्वायर टाइप करके। ठीक है, लेट से 4% आ गया। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर का?
10% plus minus 4%. It can range from 14% to 6%. Clear? This is the idea of your portfolio variance.